नमस्ते, हेलो, मेरा नाम भूमिक है और मैं एक डॉक्टर हूँ। आज अपनी जर्नी के कुछ अंश आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जन्म मेरा जयपुर में हुआ। मेरे पापा एक एडवोकेट और मेरी मम्मी एक टीचर हैं। बचपन से ही मैं पढ़ाई में ठीक-ठाक था, मतलब ना ज़्यादा अच्छा था, ना ज़्यादा ख़राब था। क्लास में कभी फर्स्ट तो रेयरली ही आता था, हमेशा मेरी पोज़ीशन 5th या 6th या 7th इस तरीके से रहती थी। अ, बचपन से ही मुझे गाना गाने का भी बहुत शौक था। गाना मैं हमेशा जब भी गाना सुनने और गाना गाने का बड़ा शौक रहा। इसके बाद पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट 5th 6th तक मैं बस नोट्स, मतलब जो होमवर्क दिया जाता था वो मैं करता था। वही एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ लेते थे, जैसे कि बाकी सब बच्चे भी करते थे। और मेरी पोजीशन ठीक ठाक 5th 6th, ऐसे डेली पढ़ने का कोई रूटीन नहीं था। 5th 6th पोजीशन के साथ मैं पास हुआ करता था। फिर मुझे पहली बार झटका अपनी पढ़ाई को लेकर तब लगा जब मैं 7th क्लास में पहली बार मैथ्स में फेल हुआ। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स सिर्फ 70 में से 21 मार्क्स आए थे। और उस टाइम मुझे बड़ा झटका लगा। मतलब मुझे पता था मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, पर उस टाइम पे जितना मुझे बताया गया कि मतलब बाकी सब लोगों से मैं लास्ट ही आया था, मतलब बाकी सब पास हो गए थे, सिर्फ मैं ही अकेला बच्चा फेल हुआ था। और मेरे 70 में से 21 मार्क्स थे। मेरे मम्मी पापा को उन्होंने बताया कि आपका बच्चा ने सिर्फ 70 में से 21 मार्क्स आए हैं। मेरे मम्मी पापा बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मतलब अब ये पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, अब इसको एकदम से क्या हो गया। पर सच बात तो ये है कि मुझे मैथ्स उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मतलब मैं जैसे तैसे फॉर्मूले और वगैरह रट रट के मैंने उससे पहले तो मैं पास हुआ, बट उस टाइम पे बड़ा मुश्किल लगा मुझे पास होना। खैर 7th जैसे तैसे पास हुए, फॉर्मूला वगैरह रट लिए, बट समझ तो फिर भी मुझे कुछ नहीं आ रहा था। 8th 9th भी मेरी इस तरीके से ही कटी ना। मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाकी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आंसर पढ़ के कुछ कुछ करके पढ़ लेता था। बहुत अच्छा नहीं करता था, बट बहुत ख़राब भी नहीं था। लेकिन मैथ्स मेरी बहुत डिफ़िकल्ट रही। मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाता था मैथ्स में। फिर इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरी 10th क्लास में एक टीचर गगन सर से हुई। उन्होंने मुझे बड़ी गाइडेंस दी और मतलब उन्होंने शुरू से मुझे सब कुछ सिखाया। बेसिक अलजेब्रा, जब ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कैसे होता है, मतलब इसका पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब मैंने सीखा। मेरे को मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया उसके बाद मैथ्स में, क्योंकि एक बार आपको चीज़ें समझ में आने लगती है तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती है। फिर आपका हार्ड वर्क और करने का भी मन करता है और फिर आप उसको उसमें और डूबने का मन करता है। तो मैं इसी तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन लगाता रहता था, सारी एक्सरसाइजेस करता था 10th में। और 10th बोर्ड भी थे, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, तो 10th में हमारे यहाँ बोर्ड भी होते थे। बोर्ड में मैंने मैथ्स में बहुत अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, पर मैथ्स में मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया। मेरे फुल आउट ऑफ फुल आए थे। उस टाइम पे मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड दो सब्जेक्ट होते थे, जिसमें मैथ्स फर्स्ट में मेरा फुल आउट ऑफ फुल आए थे। और मैथ्स सेकंड में कुछ एक दो सिली मिस्टेक की वजह से मेरे 2-3 मार्क्स कटे थे, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मैथ्स में। इसके बाद मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया अपने आप के ऊपर, क्योंकि जब कोई आपको चीज़ नहीं आती और फिर आप वो कर लेते हैं, तो आपको उस चीज़ का बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो अब ये कर लिया तो अब मैं बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ। तो अब बात आई 11th की। 11th में चूज़ करना था मुझे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा तो बाकी सब ने बोला कि ये पढ़ाई में ठीक ठाक है तो इसको साइंस दिलाओ। मेरा भी मन शुरू से साइंस का ही था, बट साइंस के साथ अब या तो मैं बायोलॉजी बायोलॉजी चुन सकता था या मैथ्स चुन सकता था। मैथ्स मुझे बहुत पसंद थी, और बायो थी। और बायो में मुझे ऐसा था कि मुझे डॉक्टर का ज़्यादा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहा, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैथ्स और बायो। पर अंदर से कहीं ना कहीं एक दिन पहले मतलब मुझे आज भी याद है कि बस अगले दिन डिसाइड करना था कि कौन से सब्जेक्ट लें, क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम मैथ्स और बायो साथ में नहीं थी, हमारे स्कूल में एक ही चुन सकते थे। तो मेरे को आज भी याद है, मैंने एक दिन पहले पूरा अच्छे से सोचा क्या करूं क्या ना करूं, बट दिल से लगा कि बायो लेनी चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैंने बायो ली। और 11th आते आते तो मेरी, फिर 11th में एडमिशन लिया। 11th आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि 11th में फिज़िक्स केमिस्ट्री में बड़ा तंग हुआ मैं।
फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल समझ नहीं आते थे, काइनेमेटिक्स में क्या चल रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। फिज़िक्स टीचर पढ़ाते थे, मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन कर ली थी इवन, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कैसे तैसे प्रैक्टिस करते थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरे फर्स्ट मुझे याद है फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैं फ़ेल हो गया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। बायो में मैं जैसे तैसे पास हुआ था। उसके बाद सेकंड टर्म में भी मैं फ़ेल हुआ। उसके बाद तो टीचर ने मुझे बड़ी डांट भी लगाई, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों सर थे, उन्होंने बड़ी डांट लगाते थे मुझे, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था और मैं क्लास में भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। और इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और मैंने स्कूल जाने एकदम कम कर दिया। मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन स्कूल जाता था, क्योंकि मन ही हट गया था एक तरीके से पढ़ाई से। ऐसा लगता था कि ये नहीं करना है मुझसे ये नहीं होगा। फिर जैसे तैसे स्कूल जाते थे, मम्मी डांट डपट के भेज देती थी स्कूल। उसके बाद स्कूल जाते जाते मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, बट कुछ पढ़ाई से उसका नतीजा नहीं निकला, मेरा परफॉर्मेंस डाउन ही रहा। पर फाइनल एग्ज़ाम हुए, फाइनल एग्ज़ाम में मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, मतलब मेरी 70% ही बनी थी 11th में। मतलब उस वो साल मेरे को लगता है कि 11th मेरी सबसे ख़राब गई, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया मुझे एंड तक भी। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कुछ 11th के एंड आ गया, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे इन दोनों सब्जेक्ट्स के से मैं पार पढ़ाऊँ अपनी। उसके बाद 12th आई। 12th में अब डर लग रहा था कि बोर्ड्स भी हैं, एग्ज़ाम भी है साथ में, नहीं AIPMT का, क्या करें, पढ़ें कैसे पढ़ें। उस टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा 12th में, क्योंकि आप नई क्लास में जाते हैं, एक जोश रहता है कि चलो अब नए सिरे से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया पढ़ना शुरू से। जितना 12th के फर्स्ट चैप्टर्स थे मैंने वो लगाने स्टार्ट किए, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना। शुरू शुरू में सवाल होने लगे, अलग अलग बुक्स उस टाइम पे बुक्स अलग अलग लगाई मैंने, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, तो थोड़ा मज़ा भी आने लगा, थोड़ा समझ में भी आने लगा। फिर सबसे कॉन्फिडेंस का बूस्ट मुझे तब मिला जब मेरी 12th में मुझे याद है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैंने इतना अच्छे से पढ़ लिया कि मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों टॉप किया था अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में स्कूल में। तो उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि चलो अब मैं बोर्ड्स में भी अच्छा कर सकता हूँ। बायोलॉजी में मैं पढ़ रहा था, अच्छा पढ़ रहा था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। मैं सेकंड आया था मुझे याद है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो उसके बाद बोर्ड्स आए, बोर्ड्स मैंने पढ़ के दिए, अच्छे से पढ़ के दिए। हालांकि मैं और मुझे लगता है कि अभी मैं और भी अच्छा सा पढ़ सकता था, पर जितना पढ़ा मैंने अच्छा पढ़ा। मुझे याद है मेरी 87% बनी 12th में। और उसके बाद मतलब मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मतलब 12th में मैंने 87% लाया है। थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैंने अच्छी कर ली है, बायोलॉजी भी थोड़े पढ़ ली है, तो AIPMT की तरफ मैं बढ़ सकता हूँ। फिर AIPMT के एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरे एग्ज़ाम में मतलब ठीक ठाक मार्क्स आए। मेरा सिलेक्शन होने लायक तो मार्क्स नहीं आए पहले अटैम्प्ट में, बट ठीक ठाक मार्क्स आए मेरे। 9000 रैंक बनी थी मुझे याद है। हो सकता है शायद कोई पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज मुझे मिल भी जाता था, पर मैंने सोचा कि 100% मैंने इस टाइम नहीं दिया है अपना, मैं अभी और मेहनत करूँ तो और अच्छा कर सकता हूँ। मैंने उसके बाद अपना 1 साल ड्रॉप लिया, घर पे बैठा, पढ़ना स्टार्ट किया, फिज़िक्स अच्छे से लगाई, NCERT पढ़ी बायोलॉजी के लिए अच्छे से, 11 12 दोनों की। फिज़िक्स के सारे न्यूमेरिकल्स जितने सब्जेक्ट्स के थे, जितना टॉपिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो लगाए, केमिस्ट्री के लगाए। हालांकि बीच बीच में बहुत डाउन फेजेस भी आए कि जिसमें लगता था कि यार सब लोग कॉलेज जा रहे हैं और हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। हमारा प्रिपरेशन के दौरान पे काफ़ी डाउन फेजेस भी आए। कभी कभी लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे, कुछ समझ BSc करनी पड़ेगी और कुछ तो ऑप्शन नहीं है। तो बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे, बट उस टाइम पे ये लगता था कि चलो प्रिपरेशन करके तो देखते कम से कम कुछ हम करें, तभी तो पता चलेगा कि हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन प्रिपरेशन अगर पूरा करके दे तो क्या पता हो जाए। तो ये पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ा, थोड़ा थोड़ा मैंने प्रिपेयर किया, अच्छे से ही प्रिपेयर किया, और सारे जितना मैं हो कर सकता था उतना किया।
टेस्ट सीरीज़ में हर संडे को देता था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। थ्योरी में भले ही आप कमतर हो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज़ नहीं लगाए हैं, टेस्ट नहीं दिए हैं, या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो आपका सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। तो मैंने सोचा कि मतलब इसीलिए मैं एमसीक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ ये ज़रूर करता था। फिर AIPMT के एग्ज़ाम का दिन आया 1 साल बाद। मुझे बड़ा डर लग रहा था और मैंने एग्ज़ाम जैसे तैसे दिया। एग्ज़ाम मेरा ठीक ठाक हुआ। मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप दे के आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, ख़राब गया है, और अच्छा गया है तो कितना अच्छा गया है और बाकियों का कैसा गया है, क्योंकि एग्ज़ाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो रिलेटिव होता है। अगर आपका बहुत अच्छा गया और बाकी सबका आपसे भी बहुत अच्छा गया है तो आपका, फिर आप कहीं स्टैंड नहीं करते हो। तो मुझे लग रहा था कि मेरा ठीक ठाक हुआ है, बट कितना अच्छा हुआ ये नहीं पता था। मैंने आंसर की लगाई, मेरे ठीक ठाक मार्क्स बन रहे थे। अगर मेरा उसमें उतना होता तो शायद हो सकता है, मतलब उतने मार्क्स आते तो मेरा हो सकता है सिलेक्शन हो जाता। तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ अपने मार्क्स को लेकर। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगले दिन पेपर में न्यूज़ आई, जैसे इंडिया में आजकल बहुत एग्ज़ाम्स के साथ हो रहा है, उस टाइम भी ये न्यूज़ आई कि पेपर कुछ लीक हो गया था और अटकलें लगी कि ये एग्ज़ाम अब दोबारा होगा। तो मेरा तो दिल टूट गया उस टाइम। मेरे को लगा कि मैंने इतना मेहनत किया इसके लिए और ये एग्ज़ाम अब दोबारा होगा। इस टाइम तो चलो हो सकता है सिलेक्शन हो जाता, अगली बार पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा, कितना डिफ़िकल्ट आएगा। मैंने अब तो पढ़ाई भी की और अब इतना डिमोटिवेशन के साथ दोबारा पढ़ूंगा तो पता नहीं पढ़ा भी जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा। तो लेकिन उस टाइम पे एक अलग एग्ज़ाम होता था, मतलब AIPMT अलग होता था और एम्स का एग्ज़ाम अलग होता था। आजकल तो अब नीट के थ्रू ही होता है, बट उस टाइम पे एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था। उसमें उस टाइम 7 ही एम्स थे। एक एम्स दिल्ली था और बाकी 6 जो 2012 में एम्स बने थे वो एम्स थे। तो मैंने तो 1 महीने बाद उसका 1 जून को एग्ज़ाम होता था। तो और ये AIPMT 5 मई का था। और तो मेरी मम्मी ने कहा कि चलो इसके लिए एक बार प्रिपेयर करके देख लो। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी एम्स से, क्योंकि एम्स में बहुत कम सीटें होती हैं और उस टाइम तो बहुत ही कम होती थी, क्योंकि 672 सीट्स थी पूरी इंडिया में उसके लिए, और एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। उसमें क्वेश्चंस भी बहुत अलग टाइप के आते थे। उसमें मोस्टली असर्शन रीजन के टाइप क्वेश्चंस आते थे और जीके के टाइप क्वेश्चंस आते थे। 20 क्वेश्चन जीके के होते थे और जीके मेरी बहुत अच्छी थी नहीं। और असर्शन रीजन में भी मुझे पता नहीं चलता था कभी भी कि ऑप्शन जो दोनों सही हैं या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो आपको पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें डिटरमाइन करता है कि आपकी रैंक कैसी बनती है। तो मुझे उसमें बहुत बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ना उस लेवल की थी मेरे हिसाब से, और ना ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई एम्स मिलेगा। बट मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उसके बाद भी अपना हौसला बनाए रखा और एम्स के लिए मैं पढ़ा। मुझे याद है एम्स की एक रात पहले, मेरा बहुत दूर सेंटर पड़ा था, एम्स की एक रात पहले भी मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था केमिस्ट्री के फार्मूला और वो सब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहा था। उस टाइम उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं पॉजिटिव था कि चलो एक बार एग्ज़ाम दे के देखते हैं, हो सकता है शायद अगर मेरा ये अच्छा जाए तो मेरा AIPMT जो आने वाला है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया। मुझे लग रहा था कि मेरा ठीक हुआ एग्ज़ाम। मुझे ज़्यादा, मतलब पता नहीं बाकियों का कैसा हुआ होगा, मुझे उसका तो नहीं पता था, बट मेरा एग्ज़ाम ठीक था, मुझे ये पता था। एम्स का एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ। उसके बाद मुझे याद है था उसका 17 दिन के बाद रिजल्ट आया। 1 जून को एग्ज़ाम था और 18 जून को रिजल्ट आया। और रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद रिजल्ट में मेरा नाम था लिस्ट में, और मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में। और फिर काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में मुझे एम्स ऋषिकेश मिला। मैं बहुत खुश था कि मुझे एम्स मिला। और हालांकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते तो उस टाइम तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि कभी एम्स में जाएंगे। बस ये सोचा था कि किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए तो मतलब भगवान की बड़ी कृपा होगी। बट उसके बाद एम्स मिल गया तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि एम्स ऋषिकेश मुझे मिला। और ऋषिकेश जाने का सौभाग्य अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ऋषिकेश में इतना पीस है, वहाँ पे इतनी शांति थी। हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं कभी 18 साल तक कभी घर से बाहर निकला नहीं था।
और हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहा, तो एक वो हॉस्टल वाली लाइफ और अकेले रहना, अकेले सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, उसमें थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं थोड़े दिन बाद जब दोस्त वगैरह बने तो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गया था। एम्स में एक फ़ायदा है होता है कि कोई डोमिसाइल का सिस्टम नहीं होता, कोई कोटा नहीं होता इंटरनल, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे के सारे अलग अलग राज्यों से आते हैं, स्टेट के आते हैं। कोई केरला का होता है, कोई ईस्ट का होता है, कोई साउथ का होता है, कोई एकदम कश्मीर का होता है, नॉर्थ का होता है। तो उससे आपको अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है। उससे आपका दिमाग काफ़ी ओपन होता है इस उम्र में, मतलब 18 साल की उम्र में अगर आपको इतना चीज़ों से एक्सपोजर हो जाए तो आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ कॉलेज में मैं कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेता था। जैसे मुझे गाना गाने का बड़ा शौक था, तो कभी जब भी कोई कंपटीशन होता था सिंगिंग का, भले ही मुझे कोई कुछ जीतूं या ना जीतूं, मैं हमेशा पार्ट ज़रूर लेता था। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं कॉलेज में जा रहे हैं तो जितनी एक्टिविटीज़ में आप पार्ट ले सकते हैं उतनी एक्टिविटीज़ में आपको पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि मतलब उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। मतलब एटलीस्ट और कुछ हो ना हो, आप लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाना, प्रस्तुत करना सीख जाते हैं। तो इसलिए मैं, आप जितने भी कॉलेज स्टूडेंट अगर ये देख रहे हैं, तो आप जितनी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको सीखने की और इच्छा होगी बाकी चीज़ें। तो ये चीज़ मैं आपको साथ के साथ बोलना चाहता हूँ। कॉलेज लाइफ में मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस तो एवरेज ही था, क्योंकि मतलब पढ़ाई बहुत टफ थी। और पहली बार कॉलेज में गए थे तो इतना पढ़ाई करने का मन भी नहीं, मतलब कॉलेज में गए थे तो पढ़ाई करने का इतना मन भी नहीं करता। इतना टफ एग्जाम देके फिर उसके बाद कॉलेज गए तो थोड़ा इतना पढ़ाई बहुत टफ होती है और आपका उतना पढ़ने का मन भी नहीं करता, तो एवरेज ही रहा मेरा परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे सीखने को काफ़ी मिला कॉलेज में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लोगों से बात करने में, पब्लिक मतलब स्टेज फियर को हटाने में। और मतलब एग्ज़ाम आ भी रहा है तो एग्ज़ाम का इतना टेंशन नहीं लेनी है, हो ही जाते हैं पास। तो वो चीज़ साइकोलॉजिकल आप पे काफ़ी बेनिफिट करती है। मेरे 4.5 साल MBBS के और 1 साल इंटर्नशिप का ऋषिकेश में बीता। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद 2020 के आखिर में मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके वहाँ से आया। हालांकि उस टाइम मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन नीट PG के लिए प्रिपेयर करना था और घर वापस आना था, तो मैं घर वापस आया एग्ज़ाम मतलब इंटर्नशिप देके। और उसके कुछ दिनों बाद मतलब एग्ज़ाम होने वाला था नीट PG का, उसके लिए मैं प्रिपेयर करने लगा। 4 महीने में एग्ज़ाम था, लेकिन बीच में कोविड आने की वजह से वो एग्ज़ाम हो नहीं पाया। तो वो अगला फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होके फिर वो 9 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ। 9 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम नीट PG का मेरा अच्छा गया। मैंने प्रिपेयर किया था, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था, पढ़ा था, सारे 19 सब्जेक्ट अच्छे से मिला के पढ़े थे। तो इंटर्नशिप के साथ ही मेरा उस टाइम सिलेक्शन हुआ। मेरे को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में MD पीडियाट्रिक्स में मेरा चयन हुआ। और क्योंकि वो मेरे को हमेशा से पीडियाट्रिक्स ही चाहिए था। मुझे मेरा ये ड्रीम था, जब भी मेरी पीडियाट्रिक पोस्टिंग लगती थी तो मुझे लगता था मुझे यही करना है। और मुझे MD पीडियाट्रिक्स मिल गया तो बहुत उस टाइम खुशी हुई। और दिल्ली जैसी जगह पे मिलना तो बहुत ही मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे लेडी हार्डिंग जैसे कॉलेज में MD पीडियाट्रिक्स में मुझे काम करने का मौका मिला। 3 साल हालांकि उसके बाद मेरे बहुत कठिन थे, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक ड्यूटीज़ होती है रेजिडेंसी में। खास करके मेरे कॉलेज में बहुत हेक्टिक था। फर्स्ट ईयर में आपको 30-30 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, हमेशा पेशेंट्स की सेवा में रहना पड़ता है। और बहुत ही मतलब कभी कभी ऐसा मेरा तो शुरू के 3-4 महीने में ही 5-6 किलो वज़न ऑलरेडी घट गया था, ऐसा हेक्टिक रेजिडेंसी थी। तो लेकिन धीरे धीरे उससे एडजस्ट हुए और मतलब धीरे धीरे और समझ में आने लगा कि कैसे रेजिडेंसी को टैकल करना है। अगर कोई
कैसे रेजिडेंसी को टैकल करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे शेयर करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत रेजिडेंसी में आ रही है तो बाकी अपने बैचमेट से, अपने दोस्तों से शेयर करें और किसी भी चीज़ में शर्माएं नहीं। मतलब अगर आपको किसी दिन आप बहुत बीमार हैं, आपसे ड्यूटी नहीं हो रही है, आप नहीं आ सकते हैं, तो खुल के बता दें कि आप बीमार हैं, आप नहीं कर सकते हैं, कोई और कर लेगा। लेकिन अपने आप को टॉर्चर ना करें, क्योंकि ये 3 साल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब आपके लिए टफ होने वाले हैं। उसको अपने अंदर रख के और टफ ना बनाएं अपने लिए। तो रेजिडेंसी के लिए तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप जितना हो सके एक्सप्रेस करना सीखें रेजिडेंसी में। अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो आप मतलब जिनको भी आप जिन पे ट्रस्ट कर सकते हो उनसे अपनी बात कहें, पर अपने अंदर ना रखें उसको। हमेशा किसी से बात करते रहें और थोड़ा सा मतलब मजाक करना भी सीखें। मतलब आप 3 साल रेजिडेंसी में टफ जा रही, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा वो ह्यूमर लाइए, थोड़ा सा मस्ती मजाक कीजिए, मस्ती कीजिए। जो आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है उसमें कुछ कुछ मतलब कुछ मस्ती मजाक, कुछ आपको जो भी पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, आपको जो कई लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद होता है, तो पार्टी कर लीजिए। आप कहीं घूमना पसंद है, घूम आइए। कुछ भी मतलब जो आपको पसंद है, आप बहुत छोटा टाइम मिलता है रेजिडेंसी में, लेकिन उस छोटे टाइम में भी आपको, अगर आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका काम भी बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप इंजॉय करने लगेंगे चीज़ों को। तो 3 साल ये मेरे एमडी पीडियाट्रिक्स के बच्चों को देखते देखते, बच्चों की अलग अलग बीमारियों को डायग्नोस और ट्रीट करते करते, और मतलब ऐसे मैं मान सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 3 साल में, साढ़े 3 साल ये हॉस्पिटल में ही कटे हैं। मतलब मैं तो हॉस्पिटल से रेयरली बाहर निकला हूँ इन 3 साल में। फिर उसके बाद मैं जब भी एमडी पीडियाट्रिक्स कर रहा था, तो उसमें मेरा जो इंटरेस्ट था वो न्यूरोलॉजी की तरफ जागा, और मुझे ये न्यूरोलॉजी और ब्रेन के बारे में पढ़ना काफ़ी अच्छा लगने लगा। और इसी से मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं आगे कोई कोर्स करूँगा, आगे मैं अगर डीएम करूँगा तो न्यूरो की किसी फील्ड में ही करूँगा। और इसी के साथ फिर मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स पास की, और उसके बाद मैंने न्यूरोलॉजी का I9 का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई है इस बार। और मुझे निमहांस बेंगलुरु में डीएम न्यूरोलॉजी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी मैं बेंगलुरु में हूँ और निमहांस में अभी डीएम न्यूरोलॉजी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट की तरह कार्यरत हूँ। और ये जर्नी मेरी ये थी। और इसके साथ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी ज़िंदगी में चाहिए, तो आप बस उस चीज़ के पीछे लग जाइए। कुछ मत सोचिए क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। आपको बस उस चीज़ के बारे में सोचना है और उसके बारे में लगना है। और मतलब अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो ये सोचते हुए करिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए और मैं उसके लिए काम में जुटा हूँ। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो खाना इसलिए खाइए कि आपको वो काम करना है। सोना इसलिए है कि आपको वो काम करना है। अगर आप कुछ गाने भी सुन रहे हैं, कोई बीच में ब्रेक ले रहे हैं, तो ये अपने मन को बताइए कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस चीज़ में और बेहतर बन सकूँ। तो मैं ये बस जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि आप जुटे रहिए। आपका सिलेक्शन तो छोड़िए, सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। आप ज़िंदगी में जो करना चाहेंगे आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।